हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ अनिल कुमार अग्रवाल। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, इस बार के जो आंकड़े आपने पेश किए 217 करोड़ का मुनाफा दिख रहा है, तो ये जो ग्रोथ दिख रही है ये कंटिन्यू रहेगी और अक्टूबर के महीने में भी हमने देखा है कि आपने 36 से 37% ग्रोथ बताई है, तो आगे अब क्या ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं आप? हमारा जो आगे का टारगेट है कि वो 40% से ज्यादा की ग्रोथ रहेगी। कंपनी एज ए होल फॉर द फुल ईयर द ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग 38% से लेकर 40% की ग्रोथ रहेगी। अच्छा, यस। और सर अभी हम देख रहे हैं कि जो आपका मार्केट शेयर है करीब आप 1% तक पहुंच रहे हैं, तो इसको कितना और आगे ले जाने का कोशिश रहेगा और क्या फोकस जो पूरी तरह से है वो मोटर पे ही रहेगा? अभी 90-10 है, तो इसको आने वाले वक्त में हम कितना बदलते हुए देख सकते हैं? यस, हमारा फोकस मार्केट शेयर पे बिल्कुल नहीं है। मार्केट शेयर जो होगा वो अपने आप होगा, बट जो फोकस है वो मोटर वर्सेस नॉन मोटर। हम चाहते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ 3 साल के बाद 85% बुक्स जो हमारी मोटर की रहे, 15% बुक नॉन मोटर की रहे। अच्छा, तो 15% नॉन मोटर में अगर हम बात करें तो वो 15% में नॉन लाइफ सेक्टर में क्या सेगमेंट है जो कंट्रीब्यूट करेंगे? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विल बी, जो सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन आएगा वो फायर से आएगा, फायर एसएमई बिजनेस से आएगा। सेकंड पीए से, पर्सनल एक्सीडेंट से आएगा। और सर क्या थर्ड इंजीनियरिंग से। तो हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत आप फोकस करेंगे क्या? किस तरह से हेल्थ पोर्टफोलियो में आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो आपके पास प्रोडक्ट है वो बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट है, क्या इंडेमिनिटी में भी हम आते हुए देखेंगे आपको? नहीं, हम लोग इंडेमनिटी पॉलिसी में अभी नहीं आएंगे। अभी बेनिफिट पॉलिसी जो है अगले 2 साल में और बेचेंगे और लगता है कि अगले साल का जो टारगेट होगा वो करीबन 5 करोड़ के आसपास का होगा। अच्छा, हम बहुत अग्रेसिवली इसको नहीं बेचेंगे और इस प्रोडक्ट को हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर एक जो बीमा विस्तार प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि उसमें जो हेल्थ का चीज है वो एक तरह से केवल बेनिफिट बेस्ड ही होगा। यस, बीमा विस्तार में आईआरडी चेयरमैन ने सबको एक स्टेट दिया, हर एक कंपनी को। हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे पास उड़ीसा का स्टेट है और डेफिनेटली क्योंकि हेल्थ की तरफ जो पैरामेट्रिक्स प्रोडक्ट हैं उसके अंदर पीए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। यस, विल पार्टिसिपेट। सर आप जिस तरह से मोटर में स्पेशलाइज करते हैं, 90% आपकी बुक मोटर की है, तो मोटर के अंदर सब फ्रॉड जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है? क्या हमने देखा है कि इंडस्ट्री बेसिस पे या आपकी बेसिस पे भी पिछले कुछ वक्त में फ्रॉड्स में कमी आई है? अगर ये फ्रॉड्स में और कमी आती है तो कितना फायदेमंद हो सकता है कंपनियों के लिए? यस, मुझे कंपनियों का औरों का नहीं मालूम, बट हमारे केस में जो पास्ट एक्सपीरियंस है 15% के आसपास हम लोगों को एक्जोनरेशन मिलती है। 15% केस कंपनी के फेवर में आते हैं, 1% केस में कस्टमर विड्रॉ करता है। इसका मतलब फ्रॉड तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर और हो सकता है कुछ गलत क्लेम हम लोगों से निकल जाते हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। कई बार बिल्कुल क्लेम इस तरह से आते हैं कि लगता है बिल्कुल सब कुछ जेन्युइन है। अगर आईआरडी का है कि आईआरडी चाह रहे कि फ्रॉड पे काम हो, एक डिपॉजिटरी बने। उस डिपॉजिटरी बनने से डेफिनेटली फ्रॉड डिडक्शन इजी हो जाएगा और ओवरऑल प्रीमियम कम होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि डिपॉजिटरी बने और जिससे कि आम कस्टमर को उसका बेनिफिट पास किया जा सके। मेरा सेकंड लास्ट सवाल होगा सर, आप कह रहे हैं कि मोटर थर्ड पार्टी है वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कारोबार है, तो मोटर थर्ड पार्टी में हम देख रहे हैं कि रेट्स नहीं बदली है अभी भी। इस साल भी जो अप्रैल से बदलनी थी अभी तक नहीं बदली है। इसके अलावा पिछली बार भी जब रिवीजन हुआ था तो 3 साल के लैग के साथ हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है वो कितना इम्पैक्ट करती है? ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि टीपी का रेट इंक्रीज करना चाहिए, मोटर का रेट इंक्रीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक पैरामीटर है कि इन्फ्लेशन क्या है, चल रहा है। दूसरा वर्कमैन जो वर्कर की वेजेज बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, उसका क्या है। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट आ रहे हैं, किस तरह के फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। बट एक फोर्थ फैक्टर है कि क्या ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट इज रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। इन सब पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि क्या आईआरडीए को रेट इंक्रीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आईआरडीए की टीम, एक्चुअल टीम, ये सब फैक्टर को कंसीडर करते हुए डिसाइड करते हैं कि रेट बढ़े या ना बढ़े। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे होगा, आप जिस तरह से मोटर इंश्योरेंस में स्पेशलाइज करते हैं, तो सर मोटर के अंदर भी कौन से सेगमेंट पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर? और उसके अलावा हाल के दिनों में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही मैन्युफैक्चरर, उनके द्वारा एक गुजारिश की गई है वित्त मंत्री को, आईआरडीए को, कि आज के
वक्त में जो गाड़ियां आ रही है हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की आ रही है, जहां पे टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन गाड़ियों में जो है प्रीमियम जिस तरह से लगता है क्रॉस द बोर्ड उस स्तर का नहीं रखना चाहिए। वहां पे प्रीमियम में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स है वो जो हाई स्टैंडर्ड की गाड़ियों में काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम में थोड़ी राहत देनी चाहिए, स्पेशली ओडी हिस्से में। तो इस पर आपका क्या मानना है? जी, आप प्रीमियम को, ओडी को, टीपी को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अगर ओडी में क्लेम रेशियो कम है और टीपी में क्लेम रेशियो ज्यादा है तो राहत मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। हमको कंपनी जो गाड़ी है एज ए होल देखना पड़ेगा कि क्या उसके टीपी में एक्सीडेंट होने पे क्या सीवियरिटी के साथ उस पर इम्पैक्ट आता है जो गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और ओडी दोनों कंपोनेंट्स को पुट टुगेदर देखने से ही रिलीफ मिल सकता है। फीचर जो बड़े हैं, तो उसको लगता है ऐसा कुछ मुमकिन है या अभी ये बहुत भविष्य की चीज है? ये सब मुझे लगता है इट विल टेक टाइम, क्योंकि एकदम में फीचर आने से उसकी क्या एफिशिएंसी, कई बार हमने गाड़ी में सुना है कि बड़ी गाड़ी हैं उसके अंदर एयर बैग है, फीचर है परंतु एक्सीडेंट के टाइम पे एयर बैग नहीं खुलता है। तो फीचर कितने इफेक्टिव होंगे ये टाइम ही बता पाएगा।